हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग फॉर यू में। तो दोस्तों आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर जो कि कोड है बीएड बीडी 201 शिक्षण अधिगम एवं परिप्रेक्ष्य के पार्ट 2 पे अध्ययन करेंगे, जो है टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव। इसमें देखिए जो पेपर होगा, जो हमारा एक सेमेस्टर एग्ज़ाम का जो पेपर होगा, उसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 65 करना हमें अनिवार्य होगा। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो पार्ट 2 में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा है कि कोई भी अधिगम का सिद्धांत अपने में पूर्ण नहीं है? विलियम एच बर्टन, एन एल गेज, ए और बी दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ने, यानी कि विलियम एन एच बर्टन ने भी कहा है और एन एल गेज ने भी कहा है। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अधिक सफल हुए अधिगम के सिद्धांत, प्रतिमान या अधिगम परिस्थितियां, या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण में क्या अधिक सफल हुए हैं? वो अधिगम के सिद्धांत ज़्यादा सफल हुए हैं। तो क्या सफल हुए हैं? अधिगम के सिद्धांत। गैनी की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ मोशन, या इनमें से कोई नहीं? तो जो गैने हैं, तो रॉबर्ट गैने की पुस्तक जो है कंडीशन ऑफ लर्निंग है। रॉबर्ट गैने की पुस्तक का नाम क्या है बच्चों? कंडीशन ऑफ लर्निंग। देखते हैं अगला, गैने ने अपनी पुस्तक अधिगम परिस्थितियां में कितनी अधिगम परिस्थितियों का वर्णन किया है? ए 6, 8, बी 10, या डी 9? तो उन्होंने कितनी परिस्थितियों का वर्णन किया है? 8। कितनी है बच्चों? 8 परिस्थितियां हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन में, शिक्षण युक्तियों की दृष्टि से आई के डेविस ने कितने परिस्थितियों के महत्व दिया है? ए 4, बी 6, या सी 5, या डी 8? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 परिस्थितियों को महत्व दिया है। बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। देखते हैं क्या है, शिक्षण की क्रियाओं में मुख्य लक्ष्य होता है, किसका होता है? अधिगम परिस्थितियों को उत्तम करना, शिक्षण मॉडल की खोज करना, या कठोर उपागम का प्रयोग करना, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम परिस्थितियों को उत्तम कर रहा है। कहने का मतलब ये है, जितना हमारी अधिगम परिस्थितियां हैं, जितनी पाठचर्या है हमारा अच्छी होगी, उतना ही शिक्षण अच्छा हो जाएगा, उतना ही बच्चे और अधिक कैच कर पाएंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अधिगम के रूप माने जाते हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या उपर्युक्त सभी? तो अधिगम के जो रूप हैं वो सभी हैं, मतलब ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, और उपर्युक्त, मतलब कहने का मतलब ये है कि इनमें सभी तीनों जो हैं अधिगम के रूप हैं। ज्ञानात्मक क्रियाएं हैं ज्ञान की, करने की, अनुभूति की, या उपर्युक्त सभी की? तो ये जो ज्ञानात्मक जो क्रियाएं हैं वो इन सभी चीज़ों की हो जाएंगी। किसकी होगी बच्चों? इन सभी चीज़ों की। कहने का मतलब कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, गैने ने अधिगम परिस्थितियों का वर्णन कब किया है? 1965 में, 1960 में, 1915 में, या 1970 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1965 में। गैने ने कहा कि छात्र की अनुक्रियाओं का संबंध डैश से होना चाहिए, अधिगम सामग्री, प्रविधि, या अधिगम उद्देश्य, या अधिगम कार्यक्रम? तो जो प्रविधि का उद्देश्य है वो कैसे, अनुक्रिया का संबंध किससे होना चाहिए? अनुक्रियाओं का संबंध होना चाहिए अधिगम उद्देश्यों से। किससे होना चाहिए बच्चों? अधिगम उद्देश्यों से। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गैने की पहली अधिगम परिस्थिति डैश से जानी जाती है? ए संकेत अधिगम, बी शाब्दिक अधिगम, सी समस्या समाधान, या प्रत्यक्ष
अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संकेत अधिगम के नाम के परिस्थिति से जानी जाती है। किससे? संकेत अधिगम। अगला क्वेश्चन क्या होगा हमारा? गहने की संकेत अधिगम परिस्थिति से मेल खाती है। क्या मेल खाती है? सक्रिय अनुबंधन, अनुबंधन अनुक्रिया, अंतर्दृष्टि आकार, अंतर्दृष्टि या आकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुबंधित क्रिया अनुक्रिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। अधिगम परिस्थिति की अंतिम दशा है। क्या है? प्रत्यय, श्रृंखला, बहुभेदी परिस्थिति या अधिनियम अधिगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिनियम अधिगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अधिनियम अधिगम के लिए पूर्व परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक है। प्रत्यय अधिगम, संकेत या उद्दीपन या उपर्युक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम प्रत्यय अधिगम शिक्षण की किस स्तर से संबंधित है? स्मृति, चिंतन, बोध, इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिंतन से संबंधित। किससे है बच्चों? चिंतन से। अभिक्रमित अनुदेशन में गहने की कौन सी परिस्थिति जुड़ी हुई है? अनुक्रिया उद्दीपन, शाब्दिक सहसंबंध, प्रत्यय अधिगम या अधिनियम अधिगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? अनुक्रिया उद्दीपन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? गहने ने श्रृंखला अधिगम में किस परिस्थिति का उपयोग किया है? तो शाब्दिक श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो गहने ने श्रृंखला अधिगम में परिस्थिति जो उपयोग किया है वो शाब्दिक और अशाब्दिक श्रृंखला दोनों यूज किया है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। गहने के अनुसार अधिगम की पांचवी परिस्थिति है विभेदीकरण, प्रत्यक संप्रत्यय, संकेत या नियम। तो क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण। गहने के अनुसार अधिगम ऊंची अवस्था है, अधिनियम या प्रत्यय या संकेत या समस्या समाधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन, कार्य विश्लेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2, 3, 4 या 5। तो कार्य विश्लेषण जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम का सूत्र नहीं है। कौन सा नहीं है? मतलब 3 होंगे, एक नहीं है। सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर या ज्ञान से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा, कौन सा नहीं है? विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं है। ये क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। और बाकी ये सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, ये सब क्या हैं? अधिगम के सूत्र हैं। कार्य विश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण के साथ डैश की क्रिया से संबंधित क्या है कि सम्मिलित रहती है? क्या है? मूल्यांकन या संश्लेषण या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संश्लेषण जो है संबंधित सम्मिलित रहती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है परिपक्वता, प्रेरणा या बुद्धि या उपरोक्त सभी। तो अधिगम को जो प्रभावित करता है वो कारण है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सीखने की प्रभावशाली विधि मानी जाती है? कहानी विधि, वाद विवाद विधि,
अभिनय विधि या उपर्युक्त सभी। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला शारीरिक या क्रियात्मक कारक है ज्ञानेंद्रियां, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आयु या उपर्युक्त सभी। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा, जो अधिगम को जो शारीरिक या क्रियात्मक कारक जो है वो ये सभी होंगे, तो इसलिए क्या जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, वो कौन सा है? बुद्धि है, ज्ञानेंद्रियां हैं, रुचि रुझान है या इच्छा है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, कारक कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ज्ञानेंद्रिय हमारा मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक है, कौन सा है बच्चों? इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, समय होगा या भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण या उपर्युक्त सभी। तो जो पर्यावरणीय कारक है वो समय भी होगा और भौतिक कारक भी होगा और सामाजिक वातावरण होगा, इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? उपरोक्त सभी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अधिगम को प्रभावित करने वाला अध्यापक से संबंधित कारक है विषय का ज्ञान, व्यक्तित्व, पढ़ने की इच्छा या उपरोक्त सभी। तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाला अध्यापक से संबंधित जो कारक है वो है सभी होगा, क्योंकि विषय का ज्ञान भी अध्यापक को होना जरूरी है, उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए या पढ़ाने की इच्छा भी होनी चाहिए। तो इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की विभिन्न सामान्य प्रविधियां हैं व्याख्या, स्पष्टीकरण, कहानी कथन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, शिक्षण की विभिन्न सामान्य विधियां कौन सी होंगी? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहने का मतलब व्याख्या भी है, क्या है? सामान्य विधि, स्पष्टीकरण भी है, कहानी कथन भी है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्या कहता है? पहले सीखे गए कौशल का नवीन ज्ञान पर कोई प्रभाव ना होना है, शून्य अंतरण, पॉजिटिव अंतरण, नेगेटिव अंतरण या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्या है, नवीन ज्ञान का कोई प्रभाव ना होना, तो इसमें शून्य अंतरण हो जाएगा सही, मतलब शून्य अंतरण में कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित स्तरों में बांटा गया है, 2, 3, 5, 4 या 5। तो शिक्षण की जो पूर्ण प्रक्रिया है उसको 3 स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में बच्चों? 3 स्तरों में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या प्रेरणा स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो स्तर कौन सा नहीं है, इसमें जो प्रेरणा का स्तर है वो शिक्षण का स्तर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के कौन से स्तर के बिना बोध व चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकता? तो इसमें जो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब पहले देख रहे हैं ऑप्शन, स्मृति स्तर, निम्न स्तर, उच्च स्तर या अभ्यास स्तर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मृति स्तर। क्या होगा? बोध बिना बोध व चिंतन का स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकता। क्या है? स्तर के बिना, सॉरी स्मृति के बिना। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं, कौन है? मॉरिसन, हर्बर्ट, हंट या वुंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्बर्टन। क्या है? हर्बर्ट जो हैं शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के बोध स्तर के प्रवर्तक कौन हैं? मॉरिसन, हर्बर्ट,
हंट या वुंट। तो इसमें जो सही आंसर बोध स्तर के प्रवर्तक कौन हैं, वो होंगे मॉरिसन। कौन होंगे, मॉरिसन। तो अब देखो स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्टन, बोध स्तर के प्रवर्तक मॉरिसन। अगला है शिक्षण के चिंतन स्तर के प्रवर्तक कौन है, मॉरिसन, हर्बर्ट, वुंट या क्या, हंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंट हो जाएगा। तो अब देखो इसमें जो हम अब यहाँ से डिवीजन कर लेते हैं, शिक्षण के स्मृति स्तर के प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट हैं, बोध स्तर मॉरिसन या चिंतन स्तर हंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीनों स्तर कौन से, स्मृति, बोध और चिंतन। स्मृति के फिर से रिवीजन करो, स्मृति के हर्बर्ट, बोध के मॉरिसन, चिंतन के हंट। आते हैं अगले क्वेश्चन में, ज्ञानात्मक कौन से स्तर का उद्देश्य है। तो ज्ञानात्मक जो है स्मृति का, बोध या चिंतन या इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानात्मक जो होगा वो स्मृति स्तर का सिद्धांत उद्देश्य है। किसका है बच्चों, स्मृति स्तर का है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, विश्लेषण व संश्लेषण कौन से स्तर का उद्देश्य है, बोध, स्मृति, चिंतन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन। अगला क्वेश्चन, शारीरिक व मानसिक परिपक्वता वाले छात्र पाठ को सीखने में लेंगे क्या कम समय या अधिक समय या कभी कम कभी अधिक समय या इनमें से कोई नहीं। तो जो परिपक्वता वाले छात्र हैं, मतलब जिनका मानसिक स्तर बहुत अच्छा है या शारीरिक स्तर अच्छा है, तो वो क्या करेंगे, वो पाठ को पढ़ने में कम समय लेंगे, क्योंकि वो क्या है, उनकी मेंटालिटी जो है अधिक पावरफुल है, तो इसलिए वो कम समय में ही किसी चीज़ को सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, थकान का कार्य है कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता किसने कहा है, ड्रेवर ने, बोरिंग ने, रायबर्न ने या वेलेंटाइन ने। तो इसमें किसने कहा है, इसको कहा है ड्रेवर ने। मतलब थकान का जो कार्य है, जो थकान का अर्थ है वो क्या है, कार्य करने की शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता। थकान के लक्षण हैं जम्हाई लेना, शरीर का शिथिल होना या झपकी आना या उपरोक्त सभी। तो जब थकान लगती है हमको तो उस टाइम देखो जम्हाई भी आती है, शारीरिक का शिथिल होना मतलब शरीर कम काम करना बंद कर देता है, और झपकी भी आने लगती है, नींद भी आने लगती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, रुचि किया हुआ ध्यान है, रुचि किया हुआ ध्यान है यह किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने, मैकडूगल ने, ड्रेवर ने या बिंघम ने। तो इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौन किसने कहा है, मैकडूगल ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अधिगम से अभिप्राय है, अधिगम से अभिप्राय है सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, अधिग्रहण करना। तो जो अधिगम से जो अभिप्राय है, अधिगम किसको कहते हैं, अधिगम जो है सीखने को कहते हैं, किस चीज़ को सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, व्यवहार में कोई परिवर्तन जो अनुभवों का परिणाम है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, अधिगम कहलाता है। यह कथन है किसका है, नन एंड फ्रावेल का, ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन का, प्लेटो एवं अरस्तो का या ड्यूवी एवं काम्टे का। तो ये जो क्या है, जो कथन है, इसको किसने कहा है, इसको कहा है ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन ने। अगला कथन क्या है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, कॉर्नबेक का, स्किनर, वुडवर्थ, क्रो एंड क्रो का।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुडवर्थ का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। वुडवर्थ, स्किनर, क्रॉनब्रेक, ड्रेवर। तो सीखना व्यवहार में उपरोक्त सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन कहा है क्रॉनबेक ने। किसने कहा है बच्चों? क्रॉनबेक ने। नेक्स्ट है, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है, क्या है? सीखना, अनुभव, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता या प्रवृत्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। जब हमें क्या होगा? सार्वभौमिकता एवं निरंतरता होगी तभी अधिगम क्रिया जो है वर्क करेगी। अगला क्वेश्चन, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह किसमें होती है? किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में अधिक होती है, या नेक्स्ट सभी प्राणियों में पाई जाती है, या केवल शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी प्राणियों में पाई जाती है। जो सार्वभौमिक प्रक्रिया है वो किस में पाई जाती है? सभी में पाई जाती है, क्योंकि जो अधिगम है, अधिगम मतलब जानना, किसी चीज़ को जानना है तो जानने के लिए तो सभी लोग आगे आएंगे ना। कोई तो ऐसा है नहीं कि हाँ किसी को जानना, किसी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानना है, हर किसी को जानने की इच्छा होती है। अगला क्वेश्चन है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है, यह कथन है। गिलफोर्ट का, A.R. हिलगार्ड, वुडवर्थ या स्किनर का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A.R. हिलगार्ड का। अगला क्वेश्चन, सीखने के कौन कौन से प्रकार हैं? गामक, निर्देशात्मक, ज्ञानात्मक या उपरोक्त सभी। तो इसको जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मतलब सीखने के जो प्रकार हैं वो गामक है, निर्देशात्मक भी है और ज्ञानात्मक भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन है किसका? गिलफोर्ट का, नन का, एडम्स का या रॉस का। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गिलफोर्ट का। तो बच्चों, क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, जिससे इस वीडियो का लाभ और भी बच्चों को हो सके या आपके फ्रेंड्स लोग जो हैं उनको भी हो सके। तो बच्चों, अब एक चीज़ और है कि मान लीजिए जैसे अब कोई भी क्वेश्चन हो रहा है तो उसका जो आंसर है, राइट आंसर आप भी बताते चलिए, जिससे क्या हो और अधिक आपको भी मतलब ज्ञान हो जाए, उसके बारे में एकदम आप जो है सीख जाएंगे। तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आप जिस देख रहे हैं, देखने में क्या होता है कि देखने में केवल हम देखते हुए चले जाते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को, उसका आंसर बताएंगे, उस चीज़ को लिखेंगे, तो वो हमारे माइंड में और अधिक सेट हो जाता है। तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा या उपरोक्त सभी। तो कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। कहने मतलब ये प्रेरणा भी है और वातावरण भी है और क्या है बच्चों? संवेगात्मक दशा भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? प्रशंसात्मक शब्द की प्रधानता, छात्र की बुद्धि, उद्देश्य की प्रबलता या विद्यालय का वातावरण।
तो जो सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है, वो है उद्देश्य की प्रबलता। कौन सा हो जाएगा, उद्देश्य की प्रबलता जो होगा वो क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावी कारक होगा। अगला क्वेश्चन, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह कथन है गेट्स का, हिलगार्ड का, पावलव का या क्रो एंड क्रो का। तो इसमें जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेट्स का। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, शिक्षक को सीखने की क्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, सस्वर पठन विधि का, समग्र एवं खंडशः अध्ययन विधि का, या अंशाधिगम प्रगतिशील विधि का, या आवश्यकतानुसार उपयुक्त विधियों में से किसी एक का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकता अनुसार उपर्युक्त विधियों में से किसी एक का चयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, संवेदनात्मक अधिगम द्वारा सीखा जाता है, क्या सीखते हैं संवेदनात्मक द्वारा, बोलना, अनुकरण करना, साइकिल चलाना या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है जो संवेदनात्मक अधिगम है, इसमें हम बोलना भी सीखता है बच्चा, अनुकरण करना भी सीखता है और साइकिल चलाना भी सीखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन डैश के द्वारा किया गया, थॉर्नडाइक, हल, पावलव या कोहलर। तो जो सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन है उसको किया है थॉर्नडाइक ने। किसने प्रतिपादित किया, थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं, 2, 3, 4 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, 5। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बालक में क्या विकास किया जा सकता है। अनुकरण मतलब किसी को नकल करने का, तो मतलब किसी को फॉलो करना है तो उसके द्वारा क्या विकसित होता है, उसका सीख नकल करने की आदत, सदचरित्र व्यवहार का, सदव्यवहार का, आक्रामकता की आदत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जो होगा अनुकरण सिद्धांत के द्वारा बच्चा सीखता है क्या, सच्चरित्र सदव्यवहार का आचरण उसमें विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने के वक्र रेखाओं के प्रकारों में से है, सीखने की रेखा वक्र रेखा, या डी प्रकार की रेखा, एस प्रकार की रेखा, चिंतन की वक्र रेखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस प्रकार की रेखा जो होती है वो क्या होती है, सीखने की वक्र रेखा होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का प्रतिपादन किसने किया, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इसने किया है बच्चों, थॉर्नडाइक ने किया, या वुडवर्थ ने, या रॉस ने, या मैकडूगल ने। तो जो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है उसको जो है थॉर्नडाइक ने किया है। किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। अगला क्वेश्चन, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है, किसी बात को बार बार रटना, किसी बात को व्यवहार में लाना, किसी बात को बार बार लिखना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जो अधिगम में अभ्यास का नियम जो होता है वो होता है किसी बात को व्यवहार में लाना। किसमें, किसी बात को व्यवहार में लाना ही अभ्यास के नियम का आशय है। अधिगम की प्रयत्न एवं भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया, क्या है प्रयत्न एवं भूल विधि, पावलव ने, स्किनर, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक ने। तो क्या हो, किसने किया है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको किया है थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने और क्या किया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये भी किसने किया, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने।
निष्पत्ति इक्वल टू योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, जेपी गिलफोर्ड या एंडरसन ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, स्किनर ने इसको कहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक हैं। सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर या गेस्टाल्ट? तो किसने सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है? इसको दिया है पावलोव ने। किसने दिया है? पावलोव ने। अगला क्वेश्चन, सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के प्रवर्तक हैं। सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, हल ने या स्किनर ने? तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया है? इसको दिया है स्किनर महोदय ने। किन्होंने दिया है? स्किनर महोदय ने। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक हैं टॉलमैन, थॉर्नडाइक, हल या कोहलर? तो चिन्ह अधिगम के जो सिद्धांत है उसके जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? वो टॉलमैन है। कौन है बच्चों? टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम करके सीखते हैं किसने कहा है? नेक्स्ट लास्ट होगा, लास्ट सेकंड। हम करके सीखते हैं किसने कहा? डॉक्टर मेस ने, योकम, सिम्पसन या कोलस निक ने? तो हम करके सीखते हैं इसको किसने कहा? डॉक्टर मेस ने कहा है कि हम करके सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया है? हल, गेस्टाल्टवादी, वुडवर्थ या थॉर्नडाइक? तो जो सूझ का सिद्धांत है उसको गेस्टाल्टवादी ने जन्म दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।